कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर हमेशा किसी न किसी के कब्जे में रहा है। कभी ये कब्जा गैंगस्टर का होता है, कभी सियासी पार्टियों का और कभी खुफिया एजेंसियों का। यहाँ फैसले अदालतों में नहीं बल्कि गलियों और मोहल्ले के रास्तों में होते थे। जिसके पास हथियार होते थे बात उसी की चलती थी। कराची में सबसे ज्यादा ताकत वो लोग रखते थे जो कानून की पाबंदी करने के बजाय उसे तोड़ते थे। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता। और आज भी हालात वही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कराची को कौन चला रहा है। लियारी कराची का एक कदीम और तारीखी इलाका है। कभी ये इलाका बॉक्सिंग, फुटबॉल और खेलों के लिए मशहूर होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ क्राइम ने इसकी सकाफत को दबा दिया। इस दौर में हर इलाके का अपना अपना कंट्रोल होता था। लियारी, मलिर, कोरंगी, औरंगी, हर जगह अपना अपना डॉन होता था। कराची में क्राइम अचानक नहीं आया, बल्कि उसकी बुनियाद रखने वाले चंद बड़े लोग थे, जिनमें से एक रहमान डकैत था, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, जो लियारी का रहायशी था। पूरे शहर में अपना नाम बना चुका था। क्राइम उसके खून में शामिल था। इसका वालिद और चचा 1960 से ड्रग स्मगलिंग में शामिल थे। वालिद को देखकर रहमान भी कम उम्र में ही बुरी सरगर्मियों में शामिल हो गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में रहमान ने एक शख्स को चाकू मार दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं उसने अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो किसी राइवल गैंग के मेंबर से ताल्लुक रखती थी। रहमान की असल शोहरत 2001 के बाद शुरू हुई, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। इस कमेटी के तहत वो ड्रग्स, बत्ताखोरी, हथियारों के कारोबार और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। लियारी के कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि वो अक्सर मकामी लोगों की मदद भी करता था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, जिसका असर रसूख दिन ब दिन बढ़ रहा था। दूसरी तरफ फैजू मामा, रहमान का दूर का रिश्तेदार, एक बस स्टॉप पर टाइम कीपर के तौर पर काम करता था। वो बसों के आने जाने का वक्त नोट करता था। कई साल के बाद उसने खुद अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस के असूल ये थे कि हर माह पुलिस, गैंगस्टर और इलाके के दीगर सरपरस्तों को भत्ता देना जरूरी था। उस वक्त लियारी गैंग का सरपरस्त रहमान डकैत था। फैजू मामा हर माह 15,000 रुपए देता था। वक्त के साथ साथ रकम में इजाफा होता गया। ये भत्ता निजाम दरअसल एक प्रोटेक्शन सिस्टम था। जो भी अपने कारोबार से ये पैसा देता, गैंग मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होता था। वक्त के साथ साथ रहमान का असर रसूख कम होना शुरू हुआ। ये रहमान के जवाल का आगाज था और इसी दौरान नई गैंग्स भी उभर रही थी। उनमें से एक थी अरशद पप्पू गैंग। अरशद पप्पू ने फैसला किया कि वो भी अपना राज कायम करेगा और फैजू मामा को भत्ता देने के निजाम पर कब्जा करेगा। जब फैजू मामा ने इनकार किया तो अरशद पप्पू ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कुछ महीने बाद अरशद पप्पू ने फैजू मामा को अगवा किया और कत्ल कर दिया। बाद में जिम्मेदारी भी कबूल की। अरशद पप्पू ने ये इसलिए किया क्योंकि फैजू मामा ने भत्ता देने से इनकार किया। दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 को पुलिस के एक इनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। उसके बाद उसकी जगह उज़ैर बलोच ने ली। उज़ैर फैजू मामा का बेटा था। वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए तैयार था। अब गैंगवार एक नए मरहले में दाखिल हो गया। हर गली, हर बिल्डिंग, हर कारोबार उज़ैर की इजाजत से चलता था। हर काम के लिए अलग अलग शख्स मुकर्रर हुआ करता था। कोई पैसे जमा करता था, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता और कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता। सबसे खतरनाक बात यह है कि उज़ैर सियासत से जुड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी के लोग उसे सपोर्ट करते थे और इंतखाबात भी उसी की मर्जी के मुताबिक होते थे। उज़ैर के खिलाफ 200 से ज्यादा केसेस थे। अगवा बराए तावान, कत्ल, जलाना और दुश्मनों को सड़क पर गोली मारना मामूली बात थी। लेकिन इतने केसेस के बावजूद वो बिला खौफ शहर में घूमता रहा, क्योंकि उसके पीछे एक सियासी जमात का हाथ था। 24 घंटे से लियारी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। आखिर इसकी वजह क्या है? देखो, सबसे बड़ा वजह यह है कि हमारे नुमाइंदे घोस्ट हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं काफ़ी सालों से। अरशद पप्पू के खिलाफ उज़ैर ने पुलिस के साथ सेटिंग की और उसे गिरफ्तार कराया।
फिर उज़ैर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अरशद पप्पू को लियारी की गलियों में बेरहमी से कत्ल किया। लोगों ने देखा कि उज़ैर ने अरशद पप्पू के कान काट दिए, सर तन से जुदा कर दिया और लियारी के ग्राउंड में फुटबॉल खेलकर अपनी कुव्वत का इज़हार किया। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं बल्कि हकीकी वाकया था। इसी दौरान कराची के दूसरे इलाकों में MQM भी मजबूत थी। इसकी बुनियाद अल्ताफ हुसैन ने लंदन से रखी। शुरू में लोगों ने MQM को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में पार्टी में भी गैर कानूनी सरगर्मियां शुरू हो गई। लोगों को धमकाना, बत्ता लेना और टारगेट किलिंग की जाती थी। 2013 में हुकूमत ने रेंजर्स को पूरा अख्तियार दिया कि वो इन जराइम पेशा अफराद को काबू करें। कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले छोटे छोटे रेड्स हुए, फिर बड़े नेटवर्क्स का सुराग लगाया गया। लियारी गैंगवार के सरबराह उज़ैर बलोच को दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। MQM के दफ्तर पर भी छापे मारे गए और गैर कानूनी हथियार बरामद हुए। इस ऑपरेशन के बाद कराची में क्राइम रेट में कमी आई, लेकिन निज़ाम की बुनियादें अब भी वही हैं। आज की कराची में गैंग्स फट्टे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि सूट्स और लग्जरी कार्स में दिखाई देती हैं। क्राइम गलियों में नहीं बल्कि दफातर और डिजिटल अकाउंट्स के जरिए होता है। नई माफिया के ग्रुप्स ने शहर पर कब्जा कर लिया है। वाटर टैंकर माफिया, लैंड गैम्बिंग माफिया और रियल एस्टेट के बड़े बड़े खिलाड़ी। कुछ मीडिया के लोग भी इन माफिया ग्रुप्स के साथ शामिल हैं, जो पैसा लेकर खामोश रहते हैं। अब सब कुछ कानूनी लगता है, लेकिन अंदर से निजाम वही पुराना है। इसमें फंसते हैं आम लोग जो सिर्फ सुकून और अच्छी जिंदगी चाहते हैं। कराची को ना पुलिस चलाती है ना सियासत। कराची को ताकत के दबाव से चलाया जाता है, कभी हथियार के जरिए, कभी वोट के